बहुत स्वागत है आप सभी का पासबुक द सेविंग शो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। त्योहारों का मौसम है और शॉपिंग का उत्साह भी चरम पर है। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हर घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और किचन अप्लायंस की खरीदारी हो रही है। लेकिन सवाल है कि इस बड़ी खरीदारी के लिए पैसा कहां से आए। लोग क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, गोल्ड लोन, यहां तक कि एफडी या म्यूचुअल फंड के बदले भी लोन ले रहे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां बाय नाउ पे लेटर जैसी आसान लोन भी दे रही हैं। विकल्पों की भरमार में कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा समझदारी भरा है, कौन सा लोन आपके लिए सस्ता और सुरक्षित साबित होगा, यही सब हम बताएंगे आज के पासबुक द सेविंग शो में। तो आज के शो के दौरान हम जानेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कौन सा लोन सही रहेगा, कौन सा लोन आपके लिए आपको लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड स्वैप करें या पर्सनल लोन आप लें, कौन सा सही है दोनों में से। इसके अलावा हम बात करेंगे सोने के बदले लोन से मोबाइल खरीदारी क्यों बढ़ गई है। वहीं हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई कितने फायदे और कितने नुकसान हैं इसके भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, उससे वो ईएमआई बनवा लेते हैं, लोन ले लेते हैं या फिर कोई सामान ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो ये कितने फायदे भरा है या फिर कितना नुकसान भरा है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, तमाम बातों का आज हम जिक्र करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि त्योहारों में बिना ईएमआई सोचे शॉपिंग करना दिल्ली के दुग्गल परिवार के लिए किस तरह परेशानी की वजह बन गया। दिल्ली के रहने वाले अमित दुग्गल ने त्योहारों पर 40,000 रुपए का फ्रिज और 75,000 रुपए का टीवी खरीदा। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से झट से पेमेंट किया और 15% ब्याज पर ईएमआई बनवा दी। दूसरी तरफ उनके दोस्त शंकर ने 1.25 लाख का लैपटॉप खरीदने के लिए पहले से प्लानिंग की और गोल्ड लोन लिया, जिसकी ब्याज दर 10% से भी कम थी। शंकर को कम ब्याज का फायदा मिला। ये केस स्टडी बताती है कि त्योहारों में शॉपिंग से पहले लोन के विकल्प को समझना कितना जरूरी है। तो देखा हमने, फेस्टिव सीजन स्टार्ट है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। तो त्योहारी शॉपिंग के लिए लोन का कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ऑप्शन जो है वो चूज भी करते हैं। कैसे समझदारी से शॉपिंग का फैसला करें, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैसा बाजार के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सचिन वशिष्ठ जी। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सचिन जी, त्योहारों में लोग कंज्यूमर लोन, गोल्ड लोन या क्रेडिट कार्ड, ईएमआई जैसे कई ऑप्शंस अपनाते हैं, लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले यही रहेगा आपसे कि अगर शॉपिंग करनी ही है तो कौन सा लोन सबसे किफायती रहेगा, ब्याज दर और रीपेमेंट के लिहाज से कौन सा ऑप्शन लोगों को चुनना है। देखिए, अगर आपको लोन थोड़ा कम अवधि के लिए चाहिए, 1 या 2 महीने, आपको लगता है कि आप जो लोन लेंगे वो अपनी अगली सैलरी से चुका पाएंगे, तो क्रेडिट कार्ड सबसे बेहतर ऑप्शन है। उसमें आपको खरीदारी के साथ साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 1 या 2 महीने में इस लोन को नहीं चुका पाएंगे और आपको थोड़े लंबी अवधि के लिए लोन चाहिए, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको वहां पर 0% ईएमआई भी मिल जाती है आफ्टर पेइंग अ लिटिल प्रोसेसिंग फीस। अगर ये दोनों ऑप्शन हटा दें, तो अगर आपके पास घर में गोल्ड रखा हुआ है, आपके लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है और गोल्ड का प्राइस अभी बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है, और तो आपको आपकी गोल्ड की वैल्यू का 75-80% तक लोन मिल जाता है। एंड उसका इंटरेस्ट रेट भी इन कंपैरिजन टू पर्सनल लोन काफी कम होता है। तो गोल्ड लोन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने एफडी की हुई है किसी बैंक में, तो आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। I would say personal loan should be the last option if you are buying something. बिल्कुल, तो पर्सनल लोन जो है वो सबसे एंड में आप चूज करें। लेकिन अभी आपने जो जिक्र किया, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड भी लोग काफ़ी ज़्यादा चूज करते हैं और आजकल हम देख रहे हैं हर किसी के पास ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड तो होता ही है। लेकिन दोनों में असली फ़र्क क्या है, डिफरेंस अगर हम जानें तो क्या डिफरेंस है। दोनों ही ईएमआई प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इनकी जो ब्याज दर है, प्रोसेसिंग फीस और पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी में क्या फ़र्क है। क्या जो कस्टमर्स हैं ईएमआई पर मिलने वाला डिस्काउंट वाकई बचत ये करवाते हैं। देखिए, कई नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल जाता है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे। आपको
अगर आप देखें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई भी देते हैं। असल में वो नो कॉस्ट होती नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्जेस चार्ज किए जाते हैं उसके बदले में, बट उनपे इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। बट अगर आप उस जो खर्चा आप पहले प्रोसेसिंग फीस में कर रहे हैं उसको भी कैलकुलेट करें तो नो कॉस्ट ईएमआई कैन बी अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप खर्चा करने के बाद उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो वो ना करें, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट यूजुअली बहुत ज्यादा हाई होता है। 15 से 18% अगर आप उसको खरीदारी करने के बाद ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं। रही बात पर्सनल लोन की, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और अगर आप खास तौर से कंज्यूमर जो सैलरीड हैं उनके लिए पर्सनल लोन स्टार्ट हो जाता है 10.5, 11, 12% से। तो अगर आपको 11-12% में लोन मिल जाता है, इट इज अ बेटर ऑप्शन देन बाइंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड देन कन्वर्टिंग दैट स्पेंड इनटू ईएमआई। बिल्कुल सचिन जी, अगर हमारे कस्टमर को समझाना, अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाना हो और कोई कस्टमर अगर जा रहा है कोई भी खरीदारी करने के लिए, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों को कैसे वो चूज करें, इन दोनों में असली फर्क क्या है? एक बार सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे आप? आपका कंज्यूमर ब्रेक हो गया था। जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड अगर किसी को चूज करना है, दोनों में से किससे खरीदारी करें, तो दोनों में से क्या चूज करें, दोनों में डिफरेंस क्या है सचिन जी? नो डाउट कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कई प्रोवाइडर्स जैसे बजाज आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में 0 इंटरेस्ट ईएमआई भी दे देते हैं अप टू 1 ईयर। अगर आप मान लीजिए 6 किस्तों में लेना चाहते हैं कुछ चीज या 9 में लेना चाहते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट पे भी मिल जाता है, एक छोटा सा प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्ज देके। उसको अगर आप कंपेयर करें क्रेडिट कार्ड की ईएमआई से या पर्सनल लोन की ईएमआई से, तो उसमें आपका इंटरेस्ट या खर्चा बहुत ही कम होगा। तो मैं तो यही सलाह कि सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ही चूज करें अगर आपको कोई खरीदारी करनी है। अगर खरीदारी बड़ी है और आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन नहीं मिल पा रहा है, नहीं अवेलेबल है, तब आप फिर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की तरफ जाएं। पर ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर आपको पर्सनल लोन मिल पा रहा है तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर सचिन जी हम बात करें, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि नो कॉस्ट ईएमआई देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इसे समझें तो नो कॉस्ट ईएमआई क्या वाकई में ये नो कॉस्ट है या फिर सिर्फ मार्केटिंग की ही एक ट्रिक है? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला, बिल्कुल नो कॉस्ट तो नहीं है ये ईएमआई। वो लोग आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, बट उसके बदले में वो आपसे प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्जेस चार्ज कर लेते हैं। जब वो आपका अमाउंट कन्वर्ट करते हैं ईएमआई में, तो उस टाइम पे वो एक फाइल चार्ज करते हैं, उस पे जीएसटी लगाते हैं, तो वो भी एक तरह का इंटरेस्ट ही हो गया। लेकिन वो जो रेगुलर लोन है उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इस समय त्योहारी सीजन है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं और तमाम ऑप्शंस उनके पास होते हैं, जैसे कि ईएमआई से वो कोई भी खरीदारी कर लेते हैं, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन वो ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो ये तमाम जो लोन है वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि वो ईएमआई के जरिए उनको पे करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सचिन जी, गोल्ड लोन की जो ब्याज दर है वो 9 से 11% है और पर्सनल लोन का भी जैसे कि आपने बताया कि उसको अगर आपको चुनना है, चूज करना है, तो उसी ऑप्शन में सबसे एंड में रखिए, और इसका जो ब्याज दर है वो 13 से 18% तक चली जाती है। लेकिन क्या वाकई में गोल्ड लोन सभी के लिए सही है या इसमें छिपे और किसी कोई कस्टमर अगर चाह रहा है खरीदारी करने के लिए तो कोई जोखिम छिपा है इसमें? देखिए, जोखिम तो अगर आप देखें तो हर प्रकार के लोन में है, बट फिर भी गोल्ड लोन एक सबसे कम जोखिम वाला रास्ता है आपका। अगर आप एक सही प्रोवाइडर चुनते हैं, एक रेप्यूटेड प्रोवाइडर चुनते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपका जो सोना है वो सुरक्षित रहेगा। बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, उसके अलावा बहुत सारी एनबीएफसीज भी हैं जो गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती हैं।
इसमें आपका जो भी गोल्ड है वो बहुत ही फेयरली आपके सामने वैल्यू करेंगे। आपको उस दिन के हिसाब से आपकी गोल्ड की वैल्यू बताएंगे और उसके हिसाब से वो आपको आपकी लोन की लिमिट बताएंगे कि आपको इतने तक का लोन अगेंस्ट दिस गोल्ड मिल जाएगा इस इंटरेस्ट रेट पे। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा जोखिम जो बाकी लोन में नहीं है वो इसमें भी नहीं है। इट्स अ रिलेटिवली सेफर ऑप्शन। और अगर अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो आजकल अगर आप देखें तो एक गोल्ड ओडी भी है, जिसमें आप अपना सोना लेके जाएं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का सोना है, तो बैंक 7.5 8 लाख 7 से 8 लाख रुपए के बीच की आपकी लिमिट उस सोने को देखते हुए निर्धारित कर देगा। अब उसमें से अगर आपने माना 1 ही लाख रुपए की खरीदारी की, जबकि आपके पास लिमिट थी 7 लाख रुपए की, आपने खरीदारी की 1 ही लाख रुपए की, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 ही लाख रुपए पे लगेगा। और अगर जब भी आपके पास पैसा है आप वो 1 लाख रुपए वापस कर दीजिए तो आपका कोई फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं लगेगा। तो ये एक काफी बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास घर में सोना पड़ा हुआ है या लॉकर में सोना पड़ा हुआ है, तो वो उसके अगेंस्ट एक गोल्ड बेसिकली लिमिट बनवा के बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। गोल्ड लोन भी एक सेफर ऑप्शन है, लेकिन आपको जो सही प्रोवाइडर है वो चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही प्रोवाइडर ही चुने। सचिन जी, क्या कई बैंक ऐसे होते हैं जो एफडी या म्यूचुअल फंड के बदले भी लोन देते हैं, दे भी रहे हैं, क्या ये अपने निवेश को बिना तोड़े कर्ज पाने का सुरक्षित और सेफर तरीका है, या इसमें भी कोई खतरा है, रिस्क है? नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आप एक तरह से समझिए गोल्ड लोन की तरह ही है, बट इसमें गोल्ड की जगह जो कोलेट्रल होता है वो आपका एफडी या आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों ही अगर आप देखें तो निवेश के माध्यम है। लोग अपना पैसा या तो गोल्ड में निवेश करते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं तो एक तरह का सिक्योर्ड लोन होता है ये। और इसमें अच्छी चीज ये होती है कंज्यूमर के लिए कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर बात करें लोन अगेंस्ट एफडी की या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की, इसमें एक और खास बात है कि इसमें ईएमआई नहीं जाती है। आपने मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है या 10 लाख रुपए की एफडी है, आपने उसके अगेंस्ट लोन लिया, तो इसका इंटरेस्ट रेट एक तो बहुत कम होगा, आपको 9.5 10% तक ये लोन मिल जाएगा। और उसके बाद आपको एक अवधि के अंदर अंदर वो पैसा वापस करना होगा। और अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो आप जितना आपका इंटरेस्ट बना है उस अवधि का, आप वो इंटरेस्ट पे कीजिए और अपने लोन को आप बेसिकली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक और, इससे आपका जो मंथली फाइनेंसेस हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ईएमआई नहीं लेना चाहते, बट उनको लग रहा होता है कि यार ईयर के एंड में मेरा बोनस आएगा या मेरा कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, मैं लोन चुका सकता हूं। तो ये लोन अगेंस्ट एफडी और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा माध्यम है। तो ये भी एक सेफर ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा माध्यम है हाँ अगर जी। आप इस तरीके से कुछ भी खरीदारी करते हैं, या फिर ये ऑप्शन भी आप देखते हैं तो। और सचिन जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है तो हम चाहते हैं कि घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, तमाम जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जितने भी होते हैं उनको हम चाहते हैं कि या तो उनको चेंज कर दें या फिर हम नया लेकर आ जाएं। तब ऐसे महंगे सामान अगर खरीद रहे हैं तो इस पर मिलने वाले कंज्यूमर लोन में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है इन पर और प्रोसेसिंग फीस होती है वो क्या होती है, कैसे होती है? देखिए, आप जब भी कोई भी लोन सेलेक्ट करते हैं या कर रहे होते हैं तो आपको 2-3 बहुत ही मूलभूत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले तो है इंटरेस्ट रेट, कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आपको किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, और क्या आपके पास उससे सस्ता विकल्प है। अगर है तो आप वो सस्ता विकल्प चुनिए। और ये बहुत ही सिंपल कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि मुझे ये लोन 9.5% पे मिल रहा है, दूसरा लोन 12% पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 9.5% वाला लोन बेहतर है 12% वाले से। दूसरा है कि प्रोसेसिंग फीस क्या है।
प्रोसेसिंग फीस 0.5% से लेके कुछ बैंक 1.5-2-2.5% भी चार्ज करते हैं कुछ प्रोवाइडर्स। तो आप जब वो लोन ले रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस कितनी देनी पड़ रही है आपको। तीसरा है कि आप वो लोन चुकाने की अवधि कितनी है। अब बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि यार मैं एक लोन ले लेता हूं और मैं आसानी से इस लोन को, मेरी सैलरी इतनी है कि मैं इसकी ईएमआई एक साल में चुका सकता हूं। तो वो बहुत अच्छी बात है, आप जितने कम अवधि का लोन लें उतना ही आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो कम हो जाता है। आप जितनी ज्यादा अवधि का लोन लेते हैं उतना ही आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ जाता है। बट आप जितना ज्यादा अवधि का लोन लेंगे आपकी ईएमआई उतनी कम हो जाएगी। तो आपको ये एक तरह का बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि आप कितने तक ईएमआई आसानी से, बिना अपने लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट किए, बिना अपने फैमिली के खर्चों को कॉम्प्रोमाइज किए, आप कितना ईएमआई आसानी से पे कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए आपको लोन की अवधि सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो तीसरी चीज है कि आपका लोन का अमाउंट कितना है। बहुत बार लोन की एलिजिबिलिटी ज्यादा होती है तो लोग ये सोच के ज्यादा लोन ले लेते हैं कि चलो ठीक है धीरे धीरे चुका देंगे। लोन उतना ही लें जितने की आपको जरूरत है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी ज्यादा की भी है पर आपको जरूरत अभी कम की है तो कम ही लोन लें। बिल्कुल। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, फ्रिज अगर आप ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन या कुछ भी अगर आप चूज़ करते हैं और कंज्यूमर लोन अगर आप ले रहे हैं इन पर, तो ये आपको देखना है कि आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है बैंक प्रोवाइडर्स कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि 2-2.5 तक कई बार बैंक्स जो हैं वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसे आप कम से कम रखें। जितना जल्दी आप ईएमआई चुका पाएंगे ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं सचिन जी कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मिलता है, तो या फिर ये सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग के लिए ही है या फिर हम इसे ऑनलाइन शॉपिंग पर भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ऑफलाइन में तो ये सब जगह, अगर आप किसी भी ब्रांडेड चेन में जाएंगे, चाहे वो रिलायंस हो या क्रोमा हो या विजय सेल्स हो, आप कहीं भी जाएंगे आपको वहां पर ये लोन प्रोवाइडर्स के प्रतिनिधि मिल जाएंगे जो आपको वहीं हाथ के हाथ कंज्यूमर लोन प्रोवाइड कर देंगे। बट आजकल इन प्रोवाइडर्स ने एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का कार्ड देना शुरू कर दिया है। बजाज भी उस एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का कार्ड देता है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आप चाहे वो अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई और वेबसाइट हो, आप उस कार्ड का यूज करके आप उस कंज्यूमर लोन के थ्रू आप इन ऑनलाइन पोर्टल से भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पॉसिबल है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के थ्रू खरीदारी करना। बिल्कुल, तो दोनों के ज़रिए ही खरीदारी करना, ऑफलाइन अगर आप करें या फिर अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो दोनों में ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बेटर ऑप्शन आपके लिए है। सचिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास और हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल देखिए कैसे पूछ सकते हैं। हम हर हफ्ते ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होते होंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आपको वो सवाल अपना कैसे पूछना है वो जान लीजिए। आपको पास लिखना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप करना है 9354027995 पर। अपना सवाल हमें भेज दीजिए। आपका सवाल हम ज़रूर अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम जो है उसमें आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। फेसबुक और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए, कुछ दर्शकों की जो सवाल हैं वो हमारे पास आ गए हैं। उनमें से कुछ सवाल जो हैं वो हमने शामिल किए हैं, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सवाल हमारे पास आए थे। नीरज दीक्षित कानपुर से हैं, जो कि ये पूछ रहे हैं कि अगर कभी लोन न लिया हो तो क्या बिना क्रेडिट हिस्ट्री के भी कंज्यूमर लोन मिलता है? सचिन जी। हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप की मासिक आय अच्छी है, आप एक रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास रेगुलर इनकम है, तो आपको बिल्कुल कंज्यूमर लोन मिल सकता है। शुरू में हो सकता है कि आपको आपका एलिजिबिलिटी कम अमाउंट का बने, आप छोटा लोन लीजिए,
उसको आप प्रॉपरली पे कीजिए टाइम से, आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, उसके बाद आप दूसरे लोन्स के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, दूसरे लोन के लिए भी आप जा सकते हैं। सर, दिल्ली से अवनी पूछ रही हैं कि मैंने शॉपिंग के वक्त क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, क्या मैं बाद में ईएमआई बनवा सकती हूँ? जी बिल्कुल बनवा सकती हैं। हर बैंक ये ऑप्शन देता है कि आप अपने बड़े क्रेडिट कार्ड के खर्चों को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला था, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गोल्ड लोन या लोन अगेंस्ट एफडी या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से लोन लेके क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट कर दें, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट बाकी लोन से बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको हो सकता है गोल्ड लोन 9.5-10% पे मिल जाए, बट अगर आप ये क्रेडिट कार्ड को कन्वर्ट कराएंगे ईएमआई में तो ये आपका 14-15-16% से भी ज्यादा हो सकता है। और ये जो 5-6% का डिफरेंस है, ये आपकी ईएमआई को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करिए कि आप जो दूसरे ऑप्शन जो सचिन जी ने आपको बताया है अपनी, वो आप चूज़ करिए। भोपाल से साकर शर्मा हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या कैशबैक और पॉइंट्स के साथ क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग दूसरे लोन से सस्ती होती है? जी बिल्कुल। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और बहुत समझदारी के साथ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बट एक ही बात का खास ध्यान रखना होता है उसमें कि आप जो भी खर्चा क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं वो उसी पेमेंट साइकिल में उसका पेमेंट कर दें। आपको 40 से 50 दिनों तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है किसी भी क्रेडिट कार्ड में, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डेट को खरीदारी करते हैं। बट जब भी आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं आपको उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है। कुछ कार्ड्स हैं जो आपको, जैसे एसबीआई कैशबैक कार्ड है या आईसीआईसीआई का अमेजॉन कार्ड है, और भी ऐसे बहुत सारे कार्ड हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक देते हैं। तो अगर आपने 1000 रुपए की खरीदारी की, वो आपको उसमें 50 रुपए आपको कैशबैक मिल जाएगा, जो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। अगर आप ये खरीदारी मान लीजिए 1 लाख रुपए की करते हैं तो उसमें से आपको 5000 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार भी इसका पेमेंट डिले कर दिया तो फिर ये एक डेंजरस प्रोडक्ट बन जाता है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप संभाल के समझदारी के साथ यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। बट अगर आपको लगता है कि आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका पेमेंट डिले हो जाएगा, तो क्योंकि अगर आपका पेमेंट डिले होता है क्रेडिट कार्ड पे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा लगता है। मतलब आप समझिए कई बार 35-36% तक का इंटरेस्ट लग जाता है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट डिले पे, प्लस आपके लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, उन पे जीएसटी लगता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करें बिल्कुल फायदा होगा, आपको कैशबैक भी मिलेगा, पॉइंट्स भी मिलेंगे, आप और भी बहुत सारी स्कीम्स कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स पे आती रहती हैं। लेकिन जो भी खरीदारी करें वो अपने पेमेंट साइकिल के हिसाब से पे कर दें। बिल्कुल। तो क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी है तो समझदारी से खरीदारी करें और जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसको पे करने की, उसे आप ज़रूर पे करें, उसे बिल्कुल भी आप मिस मत करें। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बताएंगे कि बीते 1 साल में लोगों ने कौन सा लोन सबसे ज़्यादा लिया है। थैंक यू अंजलि। लोन लेने की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ रही है और लोन लेने की जो वैल्यू है उसमें भी लगातार इजाफा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन किस तरह के लोन लोग लेना पसंद कर रहे हैं, चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। आरबीआई के डेटा के हिसाब से अगर आप आंकड़े देखें तो यहाँ पर गोल्ड लोन देखेंगे तो अगस्त 2024 में जो आउटस्टैंडिंग लोन था वो 1,40,390 करोड़ रुपए का था। और इसमें यहाँ पर अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस यानी कि इस साल के अगस्त 2025 के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर 3,05,814 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन यहाँ पर मिलता हुआ दिखता है, यानी कि 117% से ज़्यादा की यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखी है। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड लोन की अगर बात करें, यानी क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर लोन जो लिया हुआ है उसमें अगस्त 2024 की जो आंकड़े बताते हैं 2,76,576 करोड़ रुपए का क्रेडिट कार्ड लोन आउटस्टैंडिंग रहा था। इस साल के अगस्त के महीने की अगर आप बात करेंगे
तो 2,88,691 करोड़ रुपए का एक तरह से यहाँ पर इजाफा होता हुआ दिखा है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से लोन लिया गया है, 4.4% की यहाँ पर एक तरह से बढ़ोतरी देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की बात आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा की बात तो छोड़िए, यहाँ पर नेगेटिव में रहा है। पिछले साल अगस्त 2024 की बात करेंगे तो 24,395 करोड़ रुपए का एक तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो आउटस्टैंडिंग था वो ये था। लेकिन अगस्त 2025 की बात करेंगे तो 22,921 करोड़ रुपए का जो लोन है वो इस साल लिया गया है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से गिरावट देखी गई। साफ तौर पर दिखता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में लोगों का जो रुझान है वो काफ़ी कम है। इंस्टेड वो गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड लोन्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। गोल्ड लोन इसलिए भी क्यों जा रहे हैं क्योंकि गोल्ड में आप देख सकते हैं कि एप्रिसिएशन काफ़ी देखा गया है, गोल्ड की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ी है, इसलिए जो गोल्ड लोगों के पास है उन्होंने लोन लेना यहाँ पर एक तरह से ही ऑप्शन समझा लोन के तौर पर। वहीं क्रेडिट कार्ड्स में आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑफर्स भी आते हैं, जीरो पेमेंट, प्री पेमेंट, उसके बाद कई सारे से प्री अप्रूवल लोन भी आते हैं क्रेडिट कार्ड की ओर से, तो उस वजह से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लोन में भी इजाफा होता हुआ दिखा है। साफ तौर पे ये दोनों यहाँ पर सबसे आगे हैं। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में बड़ी कमी आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी आउटस्टैंडिंग लोन्स को लेकर जो कि बैंकों की ओर से, आरबीआई की ओर से यहाँ पर पेश किए गए हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, ग्राहक अक्सर ईएमआई राशि देखकर निर्णय लेते हैं। कर्ज लेते समय ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट चार्जेस जैसी शर्तों को वो ध्यान में रखना कई बार नहीं रखते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल अगर मान लीजिए आप एक सैलरीड कंज्यूमर हैं, आपके पास एक मंथली सैलरी आती है, बट बहुत बार कंपनीज में आप बहुत एम्प्लॉयज को ईयरली बोनस भी मिलता है। कई बार आपके पास अचानक पैसा आ जाता है और आपका अगर एक लोन चल रहा है, आप उस लोन को आप सोचते हैं कि मैं ये पैसा इस लोन में डाल के अपना लोन अमाउंट थोड़ा कम कर लेता हूँ। उस केस में जो प्री पेमेंट चार्जेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत लोन्स होते हैं जिसमें आपको 3-3.5% का प्री पेमेंट चार्जेस पे करना पड़ता है। बहुत सारे लोन्स होते हैं जिसमें प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होता है, फोरक्लोजर चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये लोन लेते समय इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए आप कोई नौकरी चेंज करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अपने लोन में ज्यादा पैसा डाल के उसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं, बट लेकिन अगर उसमें प्री पेमेंट चार्जेस होगा तो हो सकता है आपका थोड़ा नुकसान हो जाए। बट अगर आप शुरू से इन चीजों का ध्यान रखेंगे और वो लोन चूज करेंगे जिसमें प्री पेमेंट चार्जेस या फोरक्लोजर चार्जेस या तो नहीं है, और अगर हैं भी तो बहुत कम है, तो आपको जब भी आप अपने लोन का पेमेंट जल्दी करना चाहेंगे, ये आपके लिए फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो लोन का पेमेंट जल्दी से जल्दी करें और ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सर, अगर आपने एक साथ कई ईएमआई शुरू कर दी हैं तो क्या ये आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, आपने कितनी ईएमआई स्टार्ट कर दी है इससे क्रेडिट स्कोर पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपकी इनकम के हिसाब से आपकी एक लोन एलिजिबिलिटी बनती है, और जो भी आपने लोन लिए हैं अगर वो उस लोन एलिजिबिलिटी के अंदर है और आप उनका टाइम पे भुगतान कर रहे हैं अपनी ईएमआई का, यू आर सर्विसिंग दोज ईएमआई टाइमली, आप रिस्पॉन्सिबली इस लोन को सर्विस कर रहे हैं, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ईएमआई आपकी इनकम के हिसाब से बहुत ज्यादा है, या उसमें डिले हो रहे हैं, या आप बहुत ही जल्दी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोन जल्दी लिए हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये दिखाता है कि आप एक क्रेडिट हंग्री कस्टमर हैं, एक क्रेडिट हंग्री कंज्यूमर हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर क्रेडिट स्कोर। तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। बट एज लॉन्ग एज आपकी ईएमआई आपकी जो इनकम है उसकी लिमिट में है, आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी ईएमआई हर महीने पे कर पा रहे हैं, टाइम पे कर पा रहे हैं, तो ये आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाएगा। इट शोज दैट यू आर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर मैनेजिंग योर क्रेडिट हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, कुछ ऐसे डिजिटल ऐप्स भी होते हैं जो कि कुछ ही मिनटों में लोन अप्रूवल वाली जो सुविधा है वो देते हैं, लेकिन क्या ये ट्रस्ट वर्दी है या फिर जो बैंक का जो पहले प्रोसेस चला रहा है उसी पर ही ट्रस्ट करें, उसी के थ्रू ही जाएं? देखिए, कोविड के बाद से
चीज़ों में बहुत सुधार हुआ है, प्रोसेसेस बहुत बेटर हुए हैं। अब चाहे वो बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, लोन लेने के और देने के प्रोसेस में बहुत चेंज आया है। अब ये मुमकिन है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से 5 मिनट में लोन ले पाएं। हम भी पैसा बाजार में बहुत कंज्यूमर्स आते हैं जिनको भी सर्विस थ्रू डिजिटल लोन्स थ्रू आवर प्रोवाइडर्स। तो डिजिटल लोन लेने में कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप लोन ले रहे हैं, ये देख लें कि आप लोन ले किससे रहे हैं और उस लोन की शर्तें क्या हैं। अभी बीच में आरबीआई ने बहुत सारे चाइनीज लोन एप्स बैन किए थे। कुछ इलीगल लोन एप्स जो लोकल लोन एप्स खुल जाते हैं, जिनका जो बेसिकली जिनके ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं है और दे एक्ट लाइक अ लोन शार्क, जिनका इंटरेस्ट रेट 30-35% तक होता है। तो आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप बैंक से लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर इफ इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक तो विश्वास होगा उसके ऊपर, ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई होगा, आपको डर थोड़ा कम लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो दे आर क्रेडिबल सोर्सेज। देयर आर मेनी एनबीएफसीज व्हिच आर डूइंग वेरी वेल, जो इस स्पेस में भरोसेमंद ब्रांड के साथ लोन डिसबर्स कर रही हैं। उसके अलावा कुछ नई कंपनी भी हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं, जिनके प्रोसेसेस काफी अच्छे हैं, जो आपको ऑनलाइन हो सकता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, केवाईसी आप कर देते हैं टाइम से, तो आपको हो सकता है 10 से 15 मिनट में भी लोन आपके अमाउंट आपके खाते में पहुंच जाए। तो डिजिटल लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिससे ले रहे हैं क्या वो एक भरोसेमंद प्रोवाइडर है, और अगर है तो जो लोन आप ले रहे हैं उसकी शर्तें क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, कोई फोरक्लोजर फ्री पेमेंट चार्ज तो नहीं है, अगर है तो कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर चाहे फिर आप उसके बाद डिजिटल माध्यम से लोन लें या जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन माध्यम होता था उससे लोन लें, उससे मेरे हिसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो अगर आप डिजिटल ऐप्स के थ्रू अगर कोई लोन ले रहे हैं तो आपको पहले उस ऐप के बारे में पूरी गारंटी कर लेनी है, पूरी रिसर्च कर लेनी है, ताकि बाद में कहीं आप ये ना महसूस करें कि आप ठग गए हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि कई बार वो इलीगल होते हैं या फिर फेक होते हैं, और उन पर लोग ट्रस्ट करके लोन ले लेते हैं, पैसा लगा देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो ये इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। सर, अगर ग्राहक कैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आय और खर्च के बीच में बैलेंस बनाकर सही फाइनेंसिंग प्लानिंग चुन सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा कर्ज का बोझ ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आजकल बहुत सारे अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टीच पीपल रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी आय बढ़ सके। उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्वायर न्यू स्किल्स, नई चीजें सीखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि आपकी आय बढ़े। अगर आप क्रिएट कर सकते हैं एक से अधिक आय के सोर्सेज, बहुत अच्छी बात है। आपकी डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम विल गो डाउन, इट विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग इज टेक क्रेडिट रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट मिल जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आप लें। आप जो खर्चे कर रहे हैं वो क्या आपकी जरूरतें हैं, या एक चीज होती है ना, नीड या वांट। बिल्कुल। तो द थिंग विच यू आर बाइंग, इज इट योर नीड और इज इट योर वांट? इफ इट इज योर वांट, इज इट सेफ फॉर यू टू स्पेंड ऑन दैट वांट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओवर लेवरेज होके एक होता है ना, चलता है हो जाएगा देखा जाएगा एटीट्यूड, वो उससे थोड़ा सा बचे। बहुत ही सोच समझ के, सोच विचार के, अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस करके, प्लानिंग करके चीजें खरीदे। जो इम्पल्स परचेजेस हैं
पे थोड़ा कंट्रोल करें। अपनी आय का एक हिस्सा कम से कम 20 से 25% जरूर निवेश में लगाएं, चाहे वो कोई भी निवेश हो। चाहे अगर आप थोड़ा सा आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी जा सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप बॉन्ड्स एंड एफडीज में भी जा सकते हैं, बट जरूर बचाएं। हो सकता है आगे आपको अगर लोन लेने की जरूरत पड़े तो आप इन्हीं निवेश के अगेंस्ट लोन ले लें, आपको पर्सनल लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपने टाइम से पैसा बचाया है तो आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और आपको अपनी जरूरत के लिए लोन भी मिल जाएगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करें। ट्राई करें कि आपका क्रेडिट स्कोर 780 800 से ऊपर हो। अगर कोई आपने लोन लिया है उसका पेमेंट टाइम पे करें, डिले बिल्कुल भी ना करें, और अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली ट्रैक करते रहें। बिल्कुल, तो क्रेडिट स्कोर को रेगुलरली आपको ट्रैक करना है, और जो कि सर ने भी बताया कि ये आपको पता होना चाहिए कि भले ही आपकी आय कितनी भी है, इनकम आपकी कितनी भी है, लेकिन कोशिश ये करिए कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो, और नीड और वांट के बीच में जो फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर, कुछ हमारे साथ दर्शकों के जो सवाल हैं वो हमारे पास वो आ गए हैं, वो हम शामिल कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम में। उदयपुर से दिव्या राठौर सर पूछ रही हैं कि बाय नाउ पे लेटर मार्केटिंग स्कीम है या फिर पर्सनल लोन का एक विकल्प है? आप इसे मार्केटिंग स्कीम भी कह सकते हैं, पर्सनल लोन का एक विकल्प भी कह सकते हैं, बट बाय नाउ पे लेटर मेरे हिसाब से अगर आपको बाकी लोन ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो इसकी तरफ ना जाएं। इसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर लोन ऑप्शंस। और अगर आप देखें तो बाय नाउ पे लेटर जिन वेबसाइट्स पे, जिन शॉप्स पे अवेलेबल होता है, तो आई थिंक वो एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर में बहुत सुविधाजनक है, बहुत आसानी से मिल जाता है, बट इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा होता है, तो इस पर थोड़ा सा इसे लेने से बचें आप। देहरादून से अविराज सिंह हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं टीवी और लैपटॉप खरीदना चाहता हूं, क्या मुझे दोनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोन लेना होगा? नहीं, अगर आप एक ही बार में एक ही जगह से जाके दोनों प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पर आप जो एजेंट्स होंगे प्रोवाइडर्स के, वो आपको एक ही साथ एक ही लोन में कंबाइन करके वो उस परचेज को फाइनेंस कर देंगे, आपको एक ही ईएमआई देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दोनों चीजें अलग अलग टाइम पे खरीदते हैं तो हो सकता है आपको अलग अलग लोन लेनी पड़े। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है, और आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। सर, क्या कंज्यूमर लोन या लोन अगेंस्ट एफडी या एमएफ तुरंत मिल जाता है, या इसके लिए 1-2 या और ज्यादा इंतजार करना पड़ता है? नहीं, जैसे लोन अगेंस्ट एमएफ तो पूरा डिजिटल प्रोसेस भी होता है। लोन अगेंस्ट एफडी अगर आप सेम बैंक से ले रहे हैं, अगेन इट कैन बी अ डिजिटल प्रोसेस, आपको बहुत जल्दी हो सकता है आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ये लोन मिल जाए। गोल्ड लोन में क्योंकि आपके गोल्ड का वैल्यूएशन होता है, आपको गोल्ड लेके जाना पड़ेगा या कोई आके आपके पास उस गोल्ड को वैल्यू करेगा, तो वो एक ऑफलाइन प्रोसेस है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट एक दिन के अंदर अंदर गोल्ड लोन भी हो जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस तीनों में से किसी का भी नहीं है। बिल्कुल। सर, एक फाइनल सवाल है कि अगर किसी ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लोन लेना है तो कौन सा उसे चुनना होगा, कौन सा लोन वो ले, और कैसे लोन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करे? देखिए, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेना है और आप किसी ऑफलाइन शॉप पर जाते हैं और अगर आपको वहां पर 0% इंटरेस्ट वाला ऑफर मिल जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का, तो आप बिना झिझक वो ऑप्शन ले सकते हैं। ईएमआई का ध्यान रखिएगा, ईएमआई कितनी बन रही है, आपकी लोन की अवधि कितनी आपने सेलेक्ट करी है, उसके हिसाब से आपकी ईएमआई कितनी बन रही है, और आपकी आय के हिसाब से वो ईएमआई आसानी से आप दे सकते हैं या आपको उसमें परेशानी होगी, वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बट आप सबसे पहली चीज आप वो देखिए, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप फिर
अपने गोल्ड के अगेंस्ट, अपने बाकी निवेश के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। और सबसे आखिर में आप पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ईएमआई का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में भी बोला और अभी भी बोला कि आप लोन चाहे कोई भी लीजिए, उसे आप जो टाइम ड्यूरेशन आपने उसे चूज़ किया है उसे उसी टाइम ड्यूरेशन में आप उसे पूरा कंप्लीट भी कर दें। लेकिन पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो उसका जो ऑप्शन है वो आप थोड़ा एंड में ही रखें, लास्ट ऑप्शन उसे आप रखें। सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज पासबुक द सेविंग शो में हमने समझा कि त्योहारों पर खरीदारी करते वक्त कौन सा लोन सबसे ज्यादा सही रहेगा और किससे दूरी बनानी चाहिए। ईएमआई या लोन हमेशा तभी लें जब ये आपके बजट और जरूरत से मेल खाए। त्योहारों की खुशियों में समझदारी भरे वित्तीय फैसले आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।